Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to study the remaining paragraph of Portuguese, the first to arrive. Let's all get started with this. आज हम सभी पोर्तुगीज द फर्स्ट टू अराइव के बचे हुए पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी यहाँ तक समझ लिए थे। अब हम सभी अगले पैराग्राफ यहाँ से हम सभी पढ़ने वाले हैं। आइए हम सभी से शुरू करते हैं और समझते हैं। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री as it ended the monopoly of Arab traders over the spice trade. When the Vasco da Gama returned to Portugal, he carried with him a small amount of Indian goods, mainly spice, silk and precious stones, but they sold at such a high profit in Europe that it encouraged the Portuguese to send more expedition to India. वास्को डी गामा का भारत में पहुंचना पूरे विश्व के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वास्को डी गामा का भारत पहुंचना अरब ट्रेडर्स के स्पाइस ट्रेड के ऊपर मोनोपोलाई को खत्म किया। यानी वास्को डी गामा का भारत पहुंचने से अरब ट्रेडर्स की जो मोनोपोलाई थी स्पाइस ट्रेड के ऊपर, इसकी समाप्ति हुई। यानी मसाले के व्यापार के ऊपर अरब ट्रेडर्स का एक छत्र जो शासन था, उसकी अंत हो गई वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से। यानी वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से अरब ट्रेडर्स की जो वर्चस्व थी स्पाइस ट्रेड के ऊपर, उसकी समाप्ति हो गई। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो पूरे विश्व के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ अरब ट्रेडर्स की जो एक नियंत्रण थी स्पाइस ट्रेड के ऊपर, पूरी तरह से इस नियंत्रण का समाप्ति होता है वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल जाते हैं तो वो अपने साथ थोड़े मात्रा में इंडियन गुड्स यानी भारतीय वस्तुएं, जैसे मुख्य रूप से स्पाइस, सिल्क और प्रीशियस स्टोन अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वे इसे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट पे बेचते हैं। वास्को डी गामा जिसने अपने साथ थोड़े मात्रा में इंडियन गुड जैसे स्पाइस, सिल्क और प्रीशियस स्टोन लेकर गए थे, इन्होंने यूरोप में इसे हाई प्रॉफिट में बेच दिया, जिससे पुर्तगीज और ज्यादा इनकरेज हो गए इंडिया में और अधिक अभियान दल भेजने के लिए। यानी और अधिक इंडिया के बारे में पता करने के लिए पुर्तगीज और ज्यादा उत्साहित हो गए। Soon after Vasco da Gama's discovery, the Portuguese started establishing trading center or factories along the Indian coast. Their main aim was to control the spice trade and spread Christianity. The Portuguese were not just traders, but they were also conquerors and missionaries. They believed that controlling trade routes would make Portugal a world power. वास्को डी गामा के तुरंत डिस्कवरी के बाद, यानी वास्को डी गामा के खोज के तुरंत बाद, पुर्तगीज इंडियन कोस्ट के साथ साथ अपने ट्रेडिंग सेंटर को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। यानी पुर्तगीज जो है वो इंडियन कोस्ट के साथ अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी अपना ट्रेडिंग सेंटर यहाँ खोलना शुरू कर दिया, यानी अपना व्यापारिक फैक्ट्रीज यानी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया इंडियन कोस्ट के साथ। यानी पुर्तगीज जो है वह इंडियन कोस्ट के साथ अपने ट्रेडिंग फैक्ट्रीज को खोलना शुरू कर दिया। इनका मुख्य एम था स्पाइस ट्रेड के ऊपर नियंत्रण करना। यानी पुर्तगीज का मुख्य लक्ष्य था स्पाइस ट्रेड के ऊपर नियंत्रण करना, यानी मसाले के व्यापार के ऊपर नियंत्रण करना और क्रिश्चियनिटी को फैलाना, मतलब क्रिश्चियन धर्म को प्रसारित करना या प्रचारित करना या इसे फैलाना। यानी पुर्तगीज का मुख्य एम था मसाले के व्यापार पर नियंत्रण करना और क्रिश्चियनिटी को फैलाना, यानी क्रिश्चियन धर्म को फैलाना या क्रिश्चियन धर्म को प्रसारित करना या प्रचारित करना। पुर्तगीज सिर्फ व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि वे विजेता भी थे और धर्म प्रचारक भी थे। यानी वे बहुत सारे युद्ध जीते हुए भी थे और ये बहुत सारे धर्म प्रचारक भी थे। यानी पुर्तगीज का मानना था कि अगर हम सभी ट्रेडिंग रूट को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो पुर्तगाल वर्ल्ड का एक पावर बन सकता है। मतलब पुर्तगीज का मानना था कि अगर वह ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी व्यापारिक रास्ते को कंट्रोल कर लेते हैं या नियंत्रित कर लेते हैं, तो पुर्तगाल एक वर्ल्ड पावर बन सकता है। In 505, Francisco de Almeida was appointed as the first Portuguese viceroy in India. He introduced the Blue Water Policy, which focused on strengthening Portugal's navy and maintaining control over the sea rather than conquering large territories on land. However, his successor, Alfonso de Albuquerque, followed a more aggressive policy. 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगीज वायसराय के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी से नियुक्त किया गया। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में इंडिया का पहला पुर्तगीज वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया और इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, जो पुर्तगाल के नेवी को मजबूत करता था। इस पॉलिसी के तहत पुर्तगाल ने अपने नेवी जो सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा था। ये पॉलिसी जो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यह पुर्तगाल के नेवी सेना को मजबूत कर रही थी और यह सी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रण करने में पुर्तगाल के नेवी सेना सक्षम हो रहे थे। ये जो पुर्तगाल की नेवी सेना थी वह लैंड के तुलना में, यानी लैंड पे मौजूद जितने बड़े बड़े जो क्षेत्र थे उन्हें ना जीतकर ये सी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने में भरोसा रखते थे। यानी ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है सी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, न कि लैंड के बड़े बड़े टेरिटरी को जीतने के लिए। हाउएवर फिर भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के अगले जो उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा अधिक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया, यानी इनसे भी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी को लिया अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने।
यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के उत्तराधिकारी यानी कि आगे वाले जो सक्सेसर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, इन्होंने और अधिक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की तुलना में अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने और अधिक आक्रामक पॉलिसी को लाया। 1510 अल्फोंसो डी अल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। Goa became the headquarters of Portuguese power in India, and it remained under Portuguese control for more than 450 years until 1961, when it was finally liberated and became part of independent India. 1510 में 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया या अधिग्रहण कर लिया या उनसे छीन लिया। यानी 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे गोवा को कैप्चर कर लेता है और गोवा इंडिया में पुर्तगीज पावर का हेडक्वार्टर बन जाता है। यानी गोवा इंडिया में पुर्तगीज पावर का मुख्य केंद्र बन जाता है और यह पुर्तगीज के नियंत्रण में लगभग 450 साल से भी ज्यादा दिनों तक रहा। यानी यह गोवा पुर्तगीज के नियंत्रण में 450 ईयर से भी ज्यादा रहा 1961 तक। लगभग यह गोवा पुर्तगीज के कंट्रोल में रहा लगभग 1961 तक। यानी गोवा पुर्तगीज के कंट्रोल में लगभग 450 साल से भी ज्यादा रहा 1961 तक और 1961 में जाकर इसे फाइनली मुक्ति मिली और यह आजाद भारत का हिस्सा बन गया। यानी ये गोवा लगभग 1961 में जाकर इसे स्वतंत्रता मिली और यह आजाद भारत का हिस्सा बन गया, यानी स्वतंत्र भारत का पार्ट बन गया। अल्बुकर्की वाज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर बट ऑल्सो एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ही इनकरेज्ड intermarriage between Portuguese men and Indian women to promote cultural integration. He also built forts and churches and introduced new crops and fruits such as tobacco, cashew and pineapple to India. अल्बुकर्की सिर्फ एक मजबूत मिलिट्री लीडर ही नहीं था बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी था। उसने इंटर मैरिज कास्ट को भी बढ़ावा दिया, यानी पुर्तगीज मैन और भारतीय औरत के बीच में शादी को भी बढ़ावा दिया जो कल्चरल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करता है। यानी इंटर मैरिज को बढ़ावा देकर पुर्तगीज मैन और इंडियन वुमेन के बीच में एक मैरिज यानी शादी का संबंध स्थापित किया जिससे कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिला। उसने बहुत सारे फोर्ट्स और चर्चेज भी बनाए और उसने नए क्रॉप्स और फ्रूट्स को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि टबैको, कैश्यू और पाइनएप्पल को भी इंडिया में उसने इंट्रोड्यूस किया ऐसे क्रॉप्स को। यानी अल्बुकर्की ने फोर्ट्स और चर्चेज भी बनाए, यानी किले और चर्चेज भी बनाए और इसके साथ साथ उसने नए क्रॉप्स और फ्रूट्स को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया, जैसे टबैको को, कैश्यू को और पाइनएप्पल को। द पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड सेवरल इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। पुर्तगीज ने अनेकों महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर को स्थापित किया इंडिया में, जैसे कि पहला उनका गोवा था। गोवा देयर कैपिटल एंड मेन नेवल बेस, यानी गोवा उनका कैपिटल हुआ करता था पुर्तगीज का और मुख्य नेवल बेस था, नेवी का मुख्य केंद्र था। दमन एंड दीव इंपोर्टेंट पोर्ट्स फॉर ट्रेड एंड डिफेंस। दमन एंड दीव जो है वह पुर्तगीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था व्यापार करने के लिए यानी ट्रेडिंग करने के लिए, और डिफेंस यानी सेना के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था दमन एंड दीव। तीसरा इसका ट्रेडिंग सेंटर था हुगली, जो बंगाल में था, जो स्पाइस और टेक्सटाइल ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी मसाले और कपड़े उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था हुगली, जो बंगाल में हुआ करता था। They mainly traded in pepper, spice, cotton, silk and indigo. Besides trade, they also spread Christianity through missionaries like Sant Francis Xavier, who played a significant role in converting many locals to Christianity in Goa and South India. पुर्तगीज मुख्य रूप से पेपर, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और इंडिगो में ही व्यापार करते थे। व्यापार के अतिरिक्त पुर्तगीज धर्म प्रचारकों के द्वारा, जैसे संत फ्रांसिस जेवियर एक इनके बहुत ही बेहतरीन धर्म प्रचारक थे यानी मिशनरीज थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैलाया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। संत फ्रांसिस जेवियर जिन्होंने गोवा और साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोकल्स को क्रिश्चियंस में बदल दिया। यानी व्यापार के अतिरिक्त पुर्तगीज जो है वह क्रिश्चियनिटी को भी बहुत सारे मिशनरीज के द्वारा फैलाते थे, जैसे कि उनके एक मिशनरीज थे जिनका नाम है संत फ्रांसिस जेवियर, जिन्होंने बहुत सारे लोकल लोगों को जो गोवा और साउथ इंडिया के थे उन्हें क्रिश्चियंस धर्म में बदल दिया, यानी उन लोगों को, लोकल लोगों को क्रिश्चियंस धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी संत फ्रांसिस जेवियर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बहुत सारे गोवा और साउथ इंडिया के लोकल लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करने में। However, with the time, the power of the Portuguese began to decline. Their focus on religion, lack of cooperation with local rulers, and harsh treatment of Indians led to their downfall. They were also challenged by other European powers like the Dutch, English, and French, who were more organized and better equipped. By the end of the 17th century, Portuguese influence in India was limited only to Goa, Daman and Diu. फिर भी समय के साथ साथ
पुर्तगीज की जो पावर थी यानी शक्ति थी धीरे धीरे घटने लगी। इनकी मुख्य फोकस थी वो रिलीजन पे थी, जिसके कारण भी इनकी पावर घट रही थी। दूसरा, लोकल रूलर के साथ इनका अच्छा कोऑपरेशन नहीं था, यानी लोकल रूलर के साथ कोऑपरेशन की कमी थी। और हार्श ट्रीटमेंट इंडियन के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया, यानी इंडियन के साथ इन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पुर्तगीज की पावर डाउनफॉल में जाने लगी, मतलब नीचे गिरने लगी, यानी इनकी पावर नीचे स्तर तक जाने लगी, मतलब इनका पावर कम होने लगा। यानी पुर्तगीज का धर्म पे ज्यादा फोकस करना, लोकल रूलर के साथ कोऑपरेशन का ना होना और इंडियन के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट देना इनके डाउनफॉल का मुख्य कारण था। यानी पुर्तगीज के डाउनफॉल का मुख्य कारण इनका रिलीजन पे यानी धर्म पे ज्यादा फोकस करना, लोकल रूलर के साथ कोऑपरेशन का ना होना और इंडियन के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट करना, यानी इंडियन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना, इस पुर्तगीज के डाउनफॉल के सारे कारण थे। पुर्तगीज को और अन्य यूरोपियन पावर्स भी चैलेंज कर रहे थे, जैसे डच, इंग्लिश और फ्रेंच। यानी डच, इंग्लिश और फ्रेंच भी आपको बहुत ही ज्यादा इन्हें चैलेंज कर रहे थे पुर्तगीज को। यानी पुर्तगीज को जो डच, इंग्लिश और फ्रेंच थे इनकी तरफ से भी इन्हें चैलेंज मिल रही थी। और ये डच, इंग्लिश और फ्रेंच पुर्तगीज के तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइज थे और बहुत ही बेहतर इक्विप थे, यानी बहुत ही बेहतरीन इनके पास इक्विपमेंट थे। यानी डच, इंग्लिश और फ्रेंच के पास बहुत ही ऑर्गेनाइज फोर्स थी और बेटर इक्विपमेंट थे पुर्तगीज के तुलना में, इसलिए डच, इंग्लिश और फ्रेंच पुर्तगीज को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। डच, इंग्लिश और फ्रेंच के चैलेंज के कारण ही 17वीं सेंचुरी के अंत तक पुर्तगीज का जो इंडिया में प्रभाव था यानी इन्फ्लुएंस था वह गोवा, दमन और दीव तक ही रह गया। यानी पुर्तगीज का इंडिया में इन्फ्लुएंस सिर्फ गोवा, दमन और दीव तक ही सीमित रह गया। Despite their decline, the Portuguese left a lasting impact on India. They introduced new crops, architectural styles, and words that became part of Indian languages. For example, words like almirah, table, balcony, and sabun yani shop came from Portuguese. Their legacy can still be seen in Goan culture, cuisine, and architecture. पुर्तगीज के डिक्लाइन होने के बावजूद भी पुर्तगीज ने अपने लास्ट इम्पैक्ट इंडिया पे छोड़े, यानी इनका प्रभाव इंडिया पे बहुत ज्यादा रहा। यानी पुर्तगीज का प्रभाव इंडिया पे तब भी रहा। इनके डिक्लाइन होने के बावजूद भी इन्होंने नए नए क्रॉप्स लाए इंडिया में, नए नए तरीके के आर्किटेक्चरल स्टाइल लाए और कई सारे नए वर्ड्स भी इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पुर्तगीज वाले ने। एंड पुर्तगीज ने नए नए वर्ड्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जो आज इंडियन लैंग्वेज का हिस्सा भी बन चुका है, यानी भारतीय भाषा का वो हिस्सा हो चुके हैं। यानी ये वर्ड सारे इंडियन लैंग्वेज के पार्ट हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स में जैसे अलमीरा, टेबल, बालकोनी और साबुन जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ये सब पुर्तगीज वर्ड हैं जो हमारे इंडियन लैंग्वेज का आज हिस्सा बन चुके हैं। और इनकी जो लेगेसी थी वह आज भी गोवन कल्चर में देखने को मिलता है। हमारे रसोई संबंधी जितनी चीजें होती हैं उनमें भी इनके बहुत सारे लेगेसी देखने को मिलता है और हमारे आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला या घर बनाने की जो कला है उसमें भी पुर्तगीज के जो है लेगेसी को देखने को हमें मिलता है। यानी पुर्तगीज की जो लेगेसी है वो गोवन कल्चर में तो मिलता ही, यानी गोवा के कल्चर में देखने को तो मिलता ही है। इसके साथ साथ क्यूसिन मतलब रसोई संबंधी जितने भी काम है यानी खान पान से रिलेटेड उसमें भी इनकी लेगेसी देखने को मिलती है। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला यानी घर बनाने की जो कला है उसमें भी इनकी लेगेसी देखने को मिलती है। यानी इनका प्रभाव गोवन कल्चर, क्यूसिन और आर्किटेक्चर में भी रहा। That is all for today. In the next video, we are going to study the Dutch in India. आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में द डच इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, यानी भारत में डच का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching today's lesson on spreading knowledge with SK. Don't forget to like, share and subscribe to Spreading Knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.